Dear students, today we will discuss about active transport, which is again another modes of transportation. तो ये जो एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन है ये एक अलग प्रकार का मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है जिसमें हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट है उसमें हमारा जो सस्टेनेंस होती है लाइफ की, उसमें कई सारे पदार्थों की आवश्यकता होती है कोशिका को, और ये जो आवश्यकता पड़ती है ये कई बार पैसिव ट्रांसपोर्टेशन के द्वारा नहीं हो पाती है। तो यहाँ पे जब सेल्स को अर्जेंट रिक्वायरमेंट है कि कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट इतना नहीं है, तब एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन की प्रक्रिया सेल में प्रारंभ होती है। और ये जो शुरू होती है इसमें जो सेल है वो यूज़ करती है एनर्जी, और जो एनर्जी होती है वो जो सेल यूज़ करती है वो जो फॉर्म होता है वो होता है ATP, एडेनोसाइन ट्राईफॉस्फेट। अब क्या मुख्य लक्षण होते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन के? व्हाट आर द मेन फीचर्स? जो सब्सटेंस होता है जो मूव करेगा सेल में, जो कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट के विरुद्ध है, मतलब लो कॉन्सेंट्रेशन से हाई कॉन्सेंट्रेशन की ओर जो मूवमेंट हो रहा है, वो पॉसिबल कब होगा? जब ऊर्जा आपके पास उपलब्ध होगी। अगर जो कॉन्सेंट्रेशन है सब्सटेंस की वो ज़्यादा है तो सेल की रिक्वायरमेंट रहती है एनर्जी के लिए, और जो एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन है वो स्पेसिफिक ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स के माध्यम से, जिनको हम पंप्स कहते हैं, फिर वो यूज़ करता है मेटाबॉलिक एनर्जी ATP को, जो कि मूव करते हैं आयंस और मॉलिक्यूल्स अगेंस्ट देयर कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। अगर हम देखें वर्टिब्रेट्स और इनवर्टिब्रेट्स में जो कॉन्सेंट्रेशन होती है सोडियम आयंस की, वो 10 से 20 गुना ज़्यादा होती है ब्लड में देन विद इन द सेल। ये जो कॉन्सेंट्रेशन होती है पोटेशियम आयंस की वो रिवर्स होती है, वो 20 to 40 टाइम्स हायर होती है इनसाइड द सेल। मतलब सोडियम आयंस की कॉन्सेंट्रेशन ब्लड में ज़्यादा पाई जाती है 20 गुना, और जो कॉन्सेंट्रेशन होती है पोटेशियम आयंस की वो 20 गुना तक कोशिका के अंदर ज़्यादा होती है। तो ये जो लो सोडियम कॉन्सेंट्रेशन होता है, क्योंकि रक्त में सोडियम कॉन्सेंट्रेशन 20 गुना ज़्यादा है, कोशिका के अंदर वो कम है, तो लो सोडियम कॉन्सेंट्रेशन होगी कोशिका के अंदर, और हाई कॉन्सेंट्रेशन हो गया पोटेशियम आयन का कोशिका के अंदर। ये चीज़ सोडियम पोटेशियम पंप से बैलेंस की जाती है। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ पंप्स होते हैं अलग अलग ट्रांसपोर्टेशन के लिए, क्योंकि जो आयंस हैं या जो मॉलिक्यूल्स हैं वो अलग अलग प्रकार के हैं, तो इसलिए हम इनको नाम देते हैं प्रोटॉन पंप या कैल्शियम पंप। तो इस तरह से हम इनको नॉमेनक्लेचर देते हैं अलग अलग पंप्स का, क्योंकि रिक्वायरमेंट रहती है टू ट्रांसपोर्ट द प्रोटीन्स। नाउ एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन में जब ये मॉलिक्यूल्स मूव करते हैं लो कॉन्सेंट्रेशन से हाई कॉन्सेंट्रेशन की ओर, तो ये ऑपोजिट है डिफ्यूजन का। तो ये किसी कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट के विरुद्ध ये मूवमेंट कर रहे हैं, तो ये एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन को हम कहते हैं एक्टिव, क्योंकि ये जो ट्रांसपोर्टेशन है इसमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है। और जब मॉलिक्यूल्स मूव करते हैं अगेंस्ट कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, तो उसको ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन या प्रोटीन कॉम्प्लेक्स, जिसको हम कहते हैं ट्रांसपोर्टर, उसकी आवश्यकता होती है, जो कि कोऑर्डिनेट करेगा इस पूरे प्रोसेस को। और हर जो टाइप है ट्रांसपोर्ट प्रोटीन का या प्रोटीन कॉम्प्लेक्स का, जिसको हम ट्रांसपोर्टर कहते हैं, जो कि डिज़ाइन है ट्रांसपोर्ट करने के लिए स्पेसिफिक आयन और न्यूट्रिएंट को, वो बाइंड करेगा मॉलिक्यूल के साथ में एक तरफ मेम्ब्रेन के, फिर उसकी जो शेप है वो चेंज होगी, फिर वो रिलीज़ करेगा सबस्ट्रेट को ऑन दी अदर साइड। तो ये जो ट्रांसपोर्टर के माध्यम से जो ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, इसमें कोई भी आपका आयन या जो न्यूट्रिएंट है वो सेल में बाइंड करेगा मॉलिक्यूल ऑफ इट्स सबस्ट्रेट एक तरफ मेम्ब्रेन के, फिर कॉन्फॉर्मेशनल चेंजेस होंगे और फिर अल्टीमेटली वो इनसाइड आ जाएगा। तो ये जब बाइंड करेगा प्रोटीन कॉम्प्लेक्स से या ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन के साथ में, तो ये जो पंप्स हैं, बिकॉज वाई दे आर कॉल्ड पंप्स, बिकॉज वो एनर्जी यूज़ कर रहे हैं पंप करने के लिए मॉलिक्यूल्स को प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू। तो बाहर से अंदर या अंदर से जो बाहर मूवमेंट होगा वो इन पंप्स के सहयोग से हो रहा है, और ये जो पंप्स हैं हम इनको कहेंगे ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन, प्रोटीन कॉम्प्लेक्सेस या ट्रांसपोर्टर्स। अब इस डायग्राम में हम जैसे देख सकते हैं सोडियम पोटेशियम पंप को, कि किस प्रकार से प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है। तो नॉर्मली जो एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन होता है वो दो तरह का होता है।
प्राइमरी और सेकेंडरी प्रकार का। अब यहाँ पे हम देखते हैं, क्योंकि साइटोप्लाज्म में सोडियम आयंस की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो कैसी होगी, कम होती है। बाहर कैसी होती है, सोडियम आयंस की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होती है। उसके विपरीत अंदर पोटेशियम आयंस की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होती है और बाहर कम होती है। तो सोडियम पोटेशियम पंप इस चीज़ को बैलेंस करने का काम करते हैं थ्रू प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन। जो एटीपी ड्रिवन है सोडियम पोटेशियम पंप, ये स्टोर करता है एनर्जी, जिससे क्रिएट होता है एक स्टीप कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, जिससे कि सोडियम आयंस की एंट्री हो सके कोशिका के अंदर। तो ये सोडियम पोटेशियम पंप के द्वारा होती है। दूसरी तरफ अगर हम बात करें कि सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन की, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो सोडियम आयंस हैं वो डिफ्यूज़ करते हैं अक्रॉस द मेम्ब्रेन को ट्रांसपोर्टर प्रोटीन्स के सहयोग से, और वो ड्राइव करते हैं ग्लूकोज को अगेंस्ट इट्स कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट इनटू द सेल। अब सोडियम ग्लूकोज जो सिम्पोर्ट है, ट्रांसपोर्टर है, वो रिलीज़ करेगा ग्लूकोज इनटू द साइटोप्लाज्म। ग्लूकोज की आवश्यकता है सेल को, वो लोडिंग होएगी उसको उसी सिम्पोर्ट में जिसमें कि सोडियम आयंस हैं, और वो उसको अंदर की ओर लेके आएंगे ग्लूकोज को। अब ये जो दो प्रकार हैं उसमें से जो प्राइमरी एक्टिव जो ट्रांसपोर्टेशन है उसमें हम डायरेक्ट एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है, तो ये यूनिपोर्ट कहलाता है, जिसकी इन्वॉल्व होती है एनर्जी, और यूजुअली इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, जो डायरेक्टली पंप करेगी सॉल्यूट को अक्रॉस ए मेम्ब्रेन अगेंस्ट इट्स इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट। इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट है क्योंकि जो आयंस की जो मात्रा है पॉजिटिव नेगेटिव, उसके अनुरूप एक इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट निर्मित हो गया। सब्सटेंसेस जिनका कि ट्रांसपोर्टेशन होगा सेल मेम्ब्रेन में, प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन ज़्यादातर सोडियम पोटेशियम मैग्नीशियम और कैल्शियम का होता है, और ये जितने भी चार्ज पार्टिकल्स हैं ये रिक्वायर करते हैं आयन पम्प्स और आयन चैनल्स क्रॉस करने के लिए मेम्ब्रेन को, डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए बॉडी में। तो बेस्ड ऑन द ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म, उनके जेनेटिक और स्ट्रक्चरल होमोलॉजी के अकॉर्डिंग हम 4 क्लासेस ऑफ एटीपी डिपेंडेंट आयन पम्प्स कहलाते हैं। ये एक होता है पी क्लास, एफ, वी और ए बी सी सुपर फैमिली। तो ये पी एफ वी ए बी सी सुपर फैमिली होती है। 4 क्लासेस होती हैं एटीपी डिपेंडेंट आयन पम्प्स की, क्योंकि अलग अलग आयंस की सेल्स को रिक्वायरमेंट होती है जो कि एक पंप के द्वारा नहीं हो सकती। तो क्या फीचर्स होते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन के? पी एफ वी ट्रांसपोर्ट करते हैं आयंस को, लेकिन ए बी सी सुपर फैमिली छोटे मॉलिक्यूल्स को भी ट्रांसफ़र करती है। मोस्ट ऑफ द एंजाइम जो परफॉर्म करते हैं इस टाइप का ट्रांसपोर्टेशन वो ट्रांसमेम्ब्रेन एटीपी एजेस कहलाते हैं। सबसे ज़्यादा जो उदाहरण स्टडी किया गया है वो है सोडियम पोटेशियम एटीपी एज का। दूसरे रोचक जो उदाहरण हैं प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन के वो है रिडॉक्स प्रोटॉन ग्रेडियंट जनरेटिंग सिस्टम्स, जो कि पाए जाते हैं माइटोकॉन्ड्रिया में, या थैलेकॉइड मेम्ब्रेन्स में जो कि फोटोसिंथेटिक होते हैं, लाइट ड्रिवन प्रोटॉन ग्रेडियंट जनरेटिंग सिस्टम्स, या एटीपी ड्रिवन एसिड प्रोटॉन पंप जो कि हमारे स्टमक में डाइजेस्टिव सिस्टम में पाए जाते हैं। क्योंकि आपको पता है जो HCl का जो सिक्रीशन होता है, एसिडिक जो एनवायरनमेंट होता है वहाँ पर भी एटीपी ड्रिवन प्रोटॉन पंप पाए जाते हैं। ऐसे ही माइटोकॉन्ड्रिया में है, ऐसे ही हमारे फोटोसिंथेटिक थैलेकॉइड मेम्ब्रेन्स में एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन पाया जाता है। अब हम बात करें सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन की, तो ये जो एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन है इसको हम कपल ट्रांसपोर्ट या को ट्रांसपोर्ट या सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहते हैं। जो ट्रांसपोर्ट कर रहा है मॉलिक्यूल्स को अक्रॉस ए मेम्ब्रेन। अगर हम इसकी तुलना करें प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन से, तो यहाँ पर डायरेक्ट एटीपी नहीं जुड़ता, लेकिन ये रैली करता है इलेक्ट्रोकेमिकल पोटेंशियल डिफरेंस पे, जिससे कि पंपिंग होती है आयंस की इन और आउट ऑफ द सेल। ये जो सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन है या कपल ट्रांसपोर्टेशन है या को ट्रांसपोर्टेशन है, ये इन्वॉल्व करता है मल्टीपल मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट, जिससे कि अपहिल मूवमेंट हो सके एक मॉलिक्यूल का। एक मॉलिक्यूल हेल्प करेगा, ग्रेडियंट को डेवलप करेगा, जिससे कि मूवमेंट हो सके खूब सारे केमिकल्स का इनटू एंड आउट ऑफ द सेल। ये जो एनर्जी है इससे प्रोड्यूस होगा अपहिल ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वन सॉल्यूट is derived from the potential energy of a different solute running down,
मतलब एक सॉलिड बाहर आ रहा है, एक सॉलिड उसके साथ अंदर की ओर आ रहा है, तो उसी चीज़ को वो यूटिलाइज कर रहा है, कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट को। ये जो एनर्जी डिराइव्ड होती है फ्रॉम pumping of protons across a cell membrane is used as energy source in secondary active transportation। जो आपकी एनर्जी का इस्तेमाल हो रहा है, जैसे ही आप पंप कर रहे हो प्रोटॉन्स को, जो कि ग्रेडियंट बना रहे हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट बना रहे हैं, तो वो एक सोर्स रहता है सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन में। सोडियम आयन जो होते हैं वो को ट्रांसपोर्टेड होते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, which is used to power active transportation of a second ion or molecule against its gradient। तो यहाँ पे डायरेक्ट यूटिलाइजेशन नहीं होता है एटीपी का, तो दिस इज अ सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन। कैरियर प्रोटीन्स कौन कौन से होते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन में? इंपॉर्टेंट मेम्ब्रेन एडेप्शन है एक्टिव ट्रांसपोर्ट का, कि प्रेजेंस ऑफ स्पेसिफिक कैरियर प्रोटीन्स या पम्प्स टू फैसिलिटेट मूवमेंट। 3 तरह के प्रोटीन्स या ट्रांसपोर्टर्स होते हैं, यूनिपोर्टर्स, सिम्पोर्टर्स या एंटीपोर्टर्स। तो कैरियर जो प्रोटीन्स होते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन के 3 प्रकार के हैं, यूनिपोर्टर, सिम्पोर्टर और एंटीपोर्टर। यूनि मतलब सिंगल, वन स्पेसिफिक आयन और मॉलिक्यूल, एक आयन या एक मॉलिक्यूल को एक ही दिशा में कैरी करना यूनिपोर्टर है। सिम्पोर्टर मतलब 2 अलग अलग आयन्स और मॉलिक्यूल दोनों एक ही दिशा में। एंटीपोर्टर 2 डिफरेंट आयन या मॉलिक्यूल दोनों विपरीत दिशा में जो मूवमेंट होगा, तो हम उसे क्या कहेंगे? एंटीपोर्टर। एंटी मीन्स अगेंस्ट। तो ये यूनि मीन्स सिंगल, सिम मीन्स इन द सेम डायरेक्शन। ये जितने भी ट्रांसपोर्टर्स हैं वो ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं आपके स्मॉल अनचार्ज्ड ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स को। स्मॉल अनचार्ज ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स कौन से हुए? जैसे कि ग्लूकोज है, C6H12O6, सिंपल टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट। ये जितने भी 3 टाइप के कैरियर जो प्रोटीन्स हैं वो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में भी पाए जाते हैं, लेकिन उनको रिक्वायरमेंट नहीं होती है एटीपी की टू वर्क इन द प्रोसेस। कुछ जो पंप्स हैं जो एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन के हैं, उदाहरण के तौर पर सोडियम पोटेशियम एटीपीएस जो कि कैरी करता है सोडियम और पोटेशियम आयंस, या हाइड्रोजन पोटेशियम एटीपीएस आयंस जो हाइड्रोजन और पोटेशियम आयंस को कैरी कर रहा है। ये जो है वो एंटीपोर्टर कैरियर प्रोटीन्स होते हैं। दूसरे जो कैरियर प्रोटीन पंप्स हैं जैसे कि कैल्शियम एटीपीएस है और हाइड्रोजन एटीपीएस है जो कैरी कर रहा है कैल्शियम को और हाइड्रोजन आयंस रिस्पेक्टिवली। तो क्या महत्व है एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन का? अब ये जो एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन है, क्योंकि ये सॉल्यूट्स को अक्रॉस बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन्स को ड्रिवन बाय इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट्स जो हैं वो एक क्रूशल रोल प्ले करते हैं सेलुलर प्रोसेसेस में, चाहे वो किसी न्यूट्रिएंट का अपटेक हो, चाहे वो सिग्नल ट्रांसडक्शन का कार्य हो। तो ये जो एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन है वो कॉमन मेथड है अपटेक करने के लिए न्यूट्रिएंट्स, शुगर्स, एमिनो एसिड्स, ऑर्गेनिक एसिड्स, इनऑर्गेनिक आयंस। सेकेंडरी जो एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन है वो इन्वॉल्व है ट्रांसपोर्टेशन के लिए डाइवर्स रेंज ऑफ मॉलिक्यूल्स जैसे आयंस, न्यूट्रिएंट्स, विटामिन्स, ऑस्मोलाइट्स इन हायर ऑर्गेनिजम्स। एक्टिव जो ट्रांसपोर्ट है वो परमिट करता है एफिशिएंट एब्जॉर्प्शन को, सब्सटेंसेस जो ज़रूरी हैं सेलुलर फंक्शन के लिए, और सेलेक्टिव एलिमिनेशन होता है वेस्ट प्रोडक्ट्स या फॉरेन केमिकल्स का इंक्लूडिंग मैनी ड्रग्स। सो दिस एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन, दिस व्हेन वी आर यूजिंग एनर्जी, इसका बहुत ज़्यादा महत्व है, क्योंकि जितने भी आपके सॉल्यूट्स जिनका कि ट्रांसफ़र हो रहा है बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन में जो कि ड्रिवन है इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट से, जो कि सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन में, तो उनका जो मूवमेंट हो रहा है न्यूट्रिएंट्स, विटामिन, ऑस्मोलाइट्स का, वो पूरी तरह से सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन से हो रहा है या आपके प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन के द्वारा हो रहा है, जिसमें कि आपके एब्जॉर्प्शन हो रहा है इंपॉर्टेंट ड्रग्स का, इंपॉर्टेंट सब्सटेंसेस का, या आपके टॉक्सिक प्रोडक्ट्स का सेल से बाहर की ओर एक्सक्रीशन हो रहा है। तो इस तरह से ये जो एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट मोड ऑफ transportation which is found in the cells to absorb important nutrients, ions. I hope you are able to understand this video in a simplified way. Thank you for watching the video.